तो बच्चों, करत करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, तो आप जो है ये चैप्टर से किसान तो बन चुके हैं, श्रम से तो नहीं बने खैर, पर दिमाग से बन चुके हैं। आपको आप सारी क्रियाएं जो है, क्रियाकलाप जो है वो याद हो चुकी है कि किस प्रकार से मोटा मोटी जो है हमारी खेती होती है, आपको आइडिया है उस चीज का। अब हम जो है एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न जो है उनको हल कर लेते हैं। आपसे सब बन जाएंगे क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा ही दिया है, आपको फिर दोहरा दिया है, हर टॉपिक के बाद हमने उसको दोहराया है, आपको याद हो चुका होगा। तो बस आपका जो है एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं कि भाई आपको कितना याद है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे ही प्रश्न आएगा मैं उसे समझाऊंगी, उसके पहले ही आप इसको थोड़ा सा रोक के आप खुद उस सवाल को पढ़ेंगे और उसका अपने हिसाब से जवाब देंगे। फिर जो मैं जवाब दूंगी आप उससे मिलाएंगे कि वो मैंने जो जवाब दिया था वो सही है कि नहीं है। तो मुझे पक्का पता है कि मेरे बच्चों के सारे सवाल के जवाब जो है वो सही ही होने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हमें भैया पूर्ति करनी है, स्थानों पर पूर्ति करनी है। हमारे पास जो है उन्होंने पहले से जवाब दे रखे हैं, ये तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। तो अब हम एक एक को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सही बैठ रहा है। तो पहला क्या है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को हम क्या कहते हैं, बताइए। फसल कहते हैं, सही है, ये हमारा हो गया क्रॉस। फिर अब ख है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की, पहले पद्धति में हमने क्या देखा था कि मिट्टी का हम क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी करते हैं, तैयारी होती है। तो ये हमारा तैयारी हो गया, ये भी कट गया। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करेंगे, तैरेंगे, क्योंकि उनकी जो है उनका वजन कम होता है, वो अंदर से कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। तो जो बीज अच्छे होंगे वो तो पानी में अंदर, हमने क्रियाकलाप किया था, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भैया हमने जो है कुछ बीज जो थे हमने एक पानी के ग्लास में डाले थे, जो अच्छे भारी बीज रहेंगे, जो हमारे स्वस्थ बीज रहेंगे वो नीचे डूब जाएंगे, और जो खोखले से क्षतिग्रस्त रहेंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे। फिर हमने देखा फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल और पोषण की आवश्यकता होती है। मिट्टी हमें क्या क्या देती है, हमें जल देती है तथा हमारे पोषण की जो है वो कमी को पूरा करती है, ताकि हमारे जो पौधे हैं उनकी वृद्धि हो सके। फिर हम देखेंगे, अब हमारा आया मिलान का समय। तो अब हम देखेंगे खरीफ फसल कौन कौन सी होती है, रबी की फसल। ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना तो फिर देखना, कम से कम 10 बार मैंने पूरे के पूरा जितना मैंने समझाया उसमें बोला है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है, रबी की फसलें कौन कौन सी होती है। ये तो अब आपको सपने में भी याद आ जाना चाहिए कि खरीफ की फसलें मैम ने कौन सी बताई थी और रबी की कौन सी बताई थी। तो खरीफ की कौन कौन सी थी, गेहूं चना मटर थी, या खरीफ में धान मक्का था। हाँ, खरीफ की फसल जो थी वो वर्षा ऋतु में होती है, रबी की फसलें जो थी वो कब होती है, हमारी ठंड में होती है। ठंड में मैंने बोला था कि जो हीरोइनें होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी स्वेटर पहन के दुपट्टा ओढ़ के ऐसे पीले पीले खेतों में ऐसे घूमती हैं। तो वो किसके खेत होते हैं, गेहूं चना मटर के खेत होते हैं। तो हमारी रबी की फसलें क्या हो जाएंगी, गेहूं चना मटर, और खरीफ की फसलें क्या हो जाएंगी, हमारी धान एवं मक्का हो जाएगी। फिर हमारे रासायनिक उर्वरक कौन से हैं और हमारे कार्बनिक खाद कौन से होते हैं। कार्बनिक खाद किससे मिलकर बना हुआ रहता है, हमारा हमारे गोबर से, पशुओं के अपशिष्ट से मिलकर बना होता है, ये भी हमें पता था। और रासायनिक उर्वरक में हमने क्या याद किए थे, यूरिया और सुपर फॉस्फेट याद किया था। अब हमारा तीसरा प्रश्न आ गया कि निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। अरे प्रश्न वाले सर, हमारी मैम ने तो हमें 5-5 उदाहरण बताया, आप तो सिर्फ 2 पूछ रहे हो। खरीफ के लो, हम 2 क्या 5 बता देते हैं। कौन कौन से बताएंगे हम, धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और कपास। फिर हमारी रबी फसलों के एग्जाम्पल हमने लिए थे, गेहूं, चना, और क्या क्या हो गए, हमारी अलसी और मटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई निम्न पर अपने
शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो अब आप इस पे बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कौन कौन सी? पहला हो गया हमारा मिट्टी तैयार करना। इसमें हम क्या कहेंगे कि मिट्टी तैयार करने को क्या कहा जाता है? जुताई कहा जाता है। और इसमें क्या करते हैं? हम मिट्टी को पोला करते हैं और उसे उलटते पुलटते हैं, साथ में उसे क्या करते हैं? समतल करते हैं। किसकी मदद से? पाटल की मदद से। और इसमें क्या क्या यूज होता है? हल यूज हो सकता है और कल्टीवेटर की मदद से हम जुताई करते हैं। और इससे क्या होता है कि ये करने से हमारे जो है खनिज पदार्थ और पोषण तत्व जो है वो ऊपरी स्तर पे आ जाते हैं और वहां से जो है हमारी पौधे जो है उसे आराम से अंदर ले सकते हैं। फिर होती है बुआई। तो आप बोल सकते हो बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है, बीज बिखेरने की जो प्रक्रिया होती है हमारे खेतों में, उसे हम बुआई कहते हैं। और ये जो है हम दो तरीके से कर सकते हैं। पारंगत तरीके में हम जो है टिप की सहायता लेते हैं और हम नए आधुनिक तरीके में सीड ड्रिल की सहायता लेते हैं। और फिर इसमें जो है सीड ड्रिल के जो लाभ हैं वो आप लिख सकते हैं। फिर आएगा हमारा निराई। निराई में हमने क्या बोला था कि खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार जो हमारे अनवांछित पौधे जो हमारे खेत में उग जाते हैं हमारे फसलों के साथ, उनको उखाड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उनसे छुटकारा पाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम निराई कहते हैं। इसके लिए जो है हम क्या यूज करते हैं? हम या तो खुरपी का उपयोग करते हैं या फिर जो है खुद ही जो किसान है उन्हें उखाड़ के फेंक देता है, या फिर हम इसमें खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होते हैं? रासायनिक होते हैं जो कि क्या करते हैं? जहरीले पदार्थ होते हैं, उनका छिड़काव करने से जो है खरपतवार नाशी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर हमने देखा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग यानी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी जो अनाज है वो उसमें जो घास रहती है, उसमें जो क्या बोल सकते हैं भूसा रहता है, उसे हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। और उसके बारे में जो है जिस किस प्रकार से थ्रेशिंग होती है, थ्रेशर का इस्तेमाल होता है, वो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। फिर हमारा पांचवा प्रश्न क्या है कि उर्वरक खाद में किस प्रकार की भिन्नता है? तो इसमें जो है आप एक लाइन बना के एक तरफ खाद लिख सकते हैं और दूसरी तरफ आप क्या लिख सकते हैं? उर्वरक लिख सकते हैं, है ना? तो अब खाद क्या होता है? ये घर में ही किसान खुद बनाता है या फिर खेत में बाहर किसान खुद बनाता है ना? ये जो है ये क्या होता है? ये मानव निर्मित है। कहाँ पे बनता है? फैक्ट्रियों में बनता है। फैक्ट्रियों में बनता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ह्यूमस, इसमें बहुत ज्यादा मिलता है और इसमें जो है नहीं मिलता है। फिर हमारा तीसरा जो है, इसमें जो है हमारे पोषण तत्व की जो कमी है वो ये थोड़ी इसके कंपेयर में या इसकी तुलना में कम कर पाता है, और ये जो है हमारे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी ज्यादा अच्छे से पूरी कर सकता है। फिर हम देखेंगे कि सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाइयों की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो हम सिंचाई किसे कहते हैं? हमारे जो पौधे हैं, हमारी फसल को जो है नियम अनुसार जो है पानी देने की जो प्रक्रिया है उसे हम सिंचाई देते हैं। समय समय पर जो हम उसे पानी देते हैं उसे हम सिंचाई कहते हैं। फिर उसमें जल संरक्षित करने वाली हमने पारंगित भी 4 देखी थी और नई जो है आधुनिक वो 2 देखी थी। कौन सी देखी थी? एक हमने देखी थी छिड़काव तंत्र और दूसरी देखी थी हमने कौन सी? ड्रिप तंत्र, है ना? तो इनको आप अच्छे से समझा सकते हैं कि छिड़काव तंत्र जो है वो हमने कहाँ पर किया था? असमतल जमीन पे किया था। असमतल जमीन पे किया था। इसमें क्या किया था? हमने पाइपें बिछाई थी और उसको जो है एक पंप से जोड़ के रखा था। पाइपों में स्टैंड लगा के ऊपर की साइड हमने क्या लगा दिए थे? घूमने वाले नल लगा दिए थे। और जैसे ही करते हैं तो इसमें छिड़काव यानी फव्वारे की तरह पूरी जगह जो है पानी चला जाता है। फिर ड्रिप वाले तंत्र में हमने क्या किया था? हर एक पौधे में एक नल लगा दिया था और उनको जो है पाइप से जो है जोड़ दिया था। उससे क्या होता है? बूंद बूंद करके जो है हमारे पौधे को पानी मिलता है। ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, कहाँ उपयोग होता है? जहां पर जो है हमारे पानी की ज्यादा कमी होती है। तो बच्चे अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पर कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? इस पर चर्चा कीजिए।
तो क्या होगा, पहला कि भाई वर्षा ऋतु में खरीफ जो होती है उसकी फसल क्या होती है, वर्षा ऋतु में होती है। गेहूं हमारा जो है वो रबी की ऋतु में बोया जाता है। तो इसमें क्या अंतर होता है कि खरीफ में वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो इतना पानी जो है वो गेहूं को नहीं चाहिए होता है, वो इतना पानी सहन नहीं कर सकता है, तो उसकी जो फसल है वो क्या होगी, गल जाएगी, खराब हो जाएगी। दूसरा, जो इस समय खरीफ ऋतु के समय होने वाले जीवाणु जो होते हैं उनसे जो है हमारा गेहूं नहीं लड़ सकता, उनसे जो है अपनी रक्षा नहीं कर पाता। ये भी एक कारण है कि हमारी जो फसलें हैं वो खराब हो जाएंगी। तीसरा कारण क्या है कि इस समय पाए जाने वाला जो माहौल है, हमारा जो गेहूं है उसको सूखने के लिए थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, तब जाके इसकी कटाई होती है। पर यहाँ वर्षा ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के बाद क्या आते हैं, ठंड आती है, तो इसमें बीच में इसे जो है गर्मी का मौसम नहीं मिलेगा, तो ये जो फसल है वो ठीक से सूख नहीं पाएगी। तो या तो इसकी फसल होगी नहीं, और अगर खरीफ में ऋतु में अगर आपने इसको बो दिया और अगर इसकी फसल हुई तो भी बहुत ही कम फसल होगी, तो क्या होगा, हमारे किसान नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसे इसमें नहीं बोते हैं। हमने जो ऋतुओं के हिसाब से जो दो वर्णों में फसलों को बांटा है बच्चों, इसीलिए बांटा है ताकि जो है फसल अधिक से अधिक उनके माहौल के हिसाब से हो, ताकि अधिक से अधिक हमें क्या मिले, उपज मिले। अब हम 8वें क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। भाई बहुत प्रभाव पड़ता है, अगर हम उसमें समय अंतर नहीं देते हैं पहली फसल और दूसरी फसल में, तो हमारे जो है धीरे धीरे करके जितने भी पोषण तत्व होते हैं मिट्टी में, जो खनिज पदार्थ होते हैं वो पुनर्निर्मित नहीं हो पाते हैं, उनका जो है साइकिल नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से मिट्टी में जो है इनकी कमी हो जाती है। फिर क्या होता है कि हमारी जो फसल है वो अच्छी नहीं होती है, उसमें उसकी उपज जो है वो कम होने लग जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है बीच में थोड़ा सा अंतर देना चाहिए। जैसे कि जो हमारे इधर पंजाब और इधर की साइड के जो किसान होते हैं वो क्या करते थे पहले के जमाने में कि एक सीजन में, एक ऋतु में तो वो क्या बोते थे, वो हमारी फसल बोते थे, और दूसरी ऋतु में जो है वो घास फूस या फलीदार घास जो रहती है हमारे उनके मवेशियों के लिए वो बोते थे। इससे क्या होता था, नाइट्रोजन की जो कमी होती थी, कि जो कमी हमारे खेतों में होती थी, मिट्टी में होती थी, उस किसके बाद, फसल के बाद, वो जो है वो जब घास उगाते थे तो उसमें जो है उसकी कमी पूरी हो जाती थी। अब जो है हम हमारे 9वें प्रश्न पे आते हैं कि भाई खरपतवार जो है वो क्या है और हम इसे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो भाई जो हमारे अनवांछित पौधे जो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं, हम उसे खरपतवार कहते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, और इसको जो है इन्हें निकालना बहुत जरूरी होता है किसानों के लिए, क्योंकि ये हमारे इस फसल की वृद्धि पे सीधा सीधा जो है प्रभाव डालते हैं। क्या लिखा है ये मैंने, प्रभाव, है ना, प्रभाव डालते हैं। तो इनके लिए जो है किसान बहुत अलग अलग तरीके की नियंत्रण के लिए कोशिशें करता है। पहली क्या करता है, वो उखाड़ के फेंक देता है ना, पहला तो यही हो गया। फिर दूसरा जो है वो क्या करता है, खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करता है। नाशी का इस्तेमाल करता है। इससे क्या करता है, ये रसायनों को इससे छिड़काव कर देता है, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाएंगे। साथ में ये जुताई के समय भी बहुत, जुताई से भी इसमें बहुत काम आता है कि जुताई में जो सूखे पेड़ पौधे हैं वो जो है उखड़ जाते हैं, तो वो भी इसमें काम आते हैं, नियंत्रण में काम आते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चरित्र तैयार हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, हमें गन्ने की फसल लगानी है। हमें जो है जितनी भी क्रियाकलाप है वो तो याद है, तो हम उनको एक के बाद एक लगा देंगे। पहली क्रियाकलाप हमने क्या पढ़ी थी कि मिट्टी को तैयार करना है, तो ये हमारी पहली क्रियाकलाप आ जाएगी, ये बीच में आ गई। फिर उस क्रियाकलाप को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। तो जो जुताई है वो कहाँ लिखा है, ये लिखा, तो खेत की जुताई करना। फिर उसके बाद हमने जब जुताई हो गई थी हमारी, सुताई नहीं, जुताई हो गई थी हमारी, तो हमने क्या किया था, हमारी मिट्टी तैयार हो गई, जुताई हो गई, तो हमने उसमें बीज बो दिए थे। बीज बोने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बुआई कहा जाता है। तो ये तीसरे नंबर पे हो गए। जब हमने हमारे बीज बो दिए हैं
तो अब हम इसमें क्या देंगे, हम इसमें पौष्टिक आहार देंगे, जिसे क्या कहा जाएगा, खाद्य उर्वरक। तो ये हमारा 7वें नंबर पे वाला जो है ये चौथे पे आ जाएगा। इसमें हम खाद देंगे। तो खाद देने के साथ साथ में हमें इसे क्या देना होगा, हमें इसे पानी देना होगा नियम अनुसार। तो इसमें हम सिंचाई करेंगे, तो 5वां नंबर सिंचाई हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हमारी फसल पक जाएगी तब हम इसका क्या करेंगे, हम इसे कटाई करेंगे, हम इसे काटेंगे। तो 6वां नंबर हमारा कटाई हो जाएगा। और फिर फसल को चीनी मिल में भेजना। जब हमारी कटाई हो जाएगी, हमारे गन्ने कट जाएंगे, तो उसे हम जो है मील में भेज देंगे, जहां से जो है वो उसके काम आएगा। तो ये हमारा 7वां नंबर हो जाएगा, फसल को चीनी मिल में भेजना। और इसी के साथ हमारे सारे प्रश्नों के जवाब हमने बिल्कुल आसानी से और अच्छी तरीके से दे दिए हैं।